कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग करने वाले हैं लास्ट चैप्टर ऑफ द फटाफट सीरीज, दैट इज अवर एनवायरनमेंट। छोटा सा चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर, नन्हा सा चैप्टर, बट हल्के में नहीं लेना क्योंकि उससे भी 4 से 5 मार्क्स एक्सपेक्टेड है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इजी है, तो अच्छे से करते हैं ना, है ना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल समझना है क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल यार नाम से ही समझता है, बायो मतलब लाइफ, डिग्रेड मतलब डिग्रेड हो जाना, डिकम्पोज हो जाना। तो बायोडिग्रेडेबल में वैसे सब्सटेंसेस आएंगे जो नेचर में एज इट इज पड़े पड़े सड़ जाते हैं और खुद ही डिकम्पोज हो जाते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा? सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज अ मटेरियल विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज जैसे एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, फंगस एंड बैक्टीरिया। वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब कुछ नहीं आएगा इन माइक्रोब्स वाले डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स होते हैं वो उसके ऊपर एक्ट करेंगे और उसके ऊपर रिएक्शन करके, डाइजेशन करके उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे और फिर वो सिंपल सब्सटेंसेस डिग्रेड हो जाएंगे। एंड क्योंकि ये कुछ हार्म नहीं कर रहे तो कोई पोल्यूशन भी कॉज नहीं करेंगे। कौन? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। उसके एग्जांपल्स याद रखने हैं, पेपर, फिर वेजिटेबल फ्रूट के छिलके, फिर डेड डीके मैटर, प्लांट का हो या एनिमल का हो, वुड, ये सब कुछ आ जाएगा इन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो यार ये नहीं हो पाते डिकम्पोज इसमें, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं हो पाते बाय डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स आके भी उसके ऊपर बैठेंगे ना तो भी ये सब्सटेंस कन्वर्ट होता ही नहीं है, ठीक है, इतना मुश्किल होता है। तो इसलिए वो ऐसे पड़े 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 रहते हैं नेचर में, एनवायरनमेंट में, एंड दैट इज व्हाई दे कॉज पोल्यूशन। तो पोल्यूशन कौन कॉज कर रहा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। इसके एग्जांपल्स क्या है? ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये सारे कोई डिकम्पोजर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकते, इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। It cannot be decomposed by the biological ways and that is why these are called as non-biodegradable substances. ठीक है, अब सुंदर सा प्यारा सा दृश्य है। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोस्फीयर, ये क्या? ये जो मेरे पीछे है ये सुंदर सी सीनरी, दिस इज अ बायोस्फीयर। अब ये बायोस्फीयर में ना 3 स्फीयर आते हैं। स्फीयर, गोला, बायो, लाइफ। लाइफ इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 टाइप्स के स्फीयर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो वायु है दैट इज एटमॉस्फेयर, फिर जो पानी है दैट इज हाइड्रोस्फीयर, और जो लैंड है दैट इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। ठीक है, अब हम लोग स्टडी करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम मतलब आपके आमने सामने जो भी है ना चीज, ये सारा इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम में आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ तो लिविंग थिंग्स होंगे और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होंगे। तो जो लिविंग थिंग्स बोलते हैं, लिविंग थिंग्स को हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स। दूसरा होता है नॉन बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स, उसमें आते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स उसमें आते हैं। अब लिविंग थिंग्स में क्या क्या आएगा? ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी आपके आसपास है, जो लिविंग थिंग्स है वो सारे आ जाएंगे इन द बायोटिक फैक्टर्स। तो क्या सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स से अपना इकोसिस्टम बन सकता है क्या? नहीं। इकोसिस्टम में ना ये दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स से कोई इकोसिस्टम नहीं बना सकता क्योंकि बायोटिक फैक्टर्स भी एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब एबायोटिक फैक्टर्स में क्या आएगा बच्चों? एबायोटिक फैक्टर्स में नॉन लिविंग थिंग्स आएगा। अब इसमें एग्जांपल्स तो यार एकदम इजी है, वाटर, सनलाइट, मिनरल, सॉइल, ये सारी चीजों पे हम डिपेंडेंट है कि नहीं है ना? पानी, सनलाइट, ये सारी चीजों में डिपेंडेंट है। तो बायोटिक फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन एबायोटिक फैक्टर्स और उसको डिपेंड होना ही पड़ेगा तो ही एक इकोसिस्टम बन सकता है। अगर बायोटिक बोलेगा नहीं मैं तो अकेला काफी हूं, मुझे एबायोटिक की हेल्प ही नहीं लेनी, तो फिर इकोसिस्टम बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दोनों बायोटिक एंड एबायोटिक एक दूसरे की हेल्प ले। ठीक है, अब इकोसिस्टम ना इसमें दोनों तो आएंगे, एबायोटिक और बायोटिक, बट इसके हम लोग टाइप समझेंगे। फर्स्ट तो होता है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल मतलब हम लोग इसमें कोई एफर्ट्स नहीं दे रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एफर्ट्स नहीं दे रहे, उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स, और खुद ही आपस में वो लोग सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं, आपस में तालमेल कर रहे हैं, हमारी हेल्प ही नहीं नीडेड है, ऐसे सब कुछ। ठीक है, कुछ अपने एंड से नीडेड नहीं है। बट दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, बट उसमें हेल्प नीडेड है क्योंकि हम लोग ही एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स को लेके आते हैं
और उन दोनों को कन्विंस करके डिपेंडेंट बनाते हैं। जैसे कि एक्वेरियम में पहले तो कांच लेके आओ, है ना, फिर उसके अंदर पानी डालो, एबायोटिक फैक्टर डालो, फिर उसके अंदर फिशेस डालो, प्लांट्स डालो, ये सारे बायोटिक फैक्टर्स। तो हम लोग ही बायोटिक डाल रहे और वैसी कंडीशंस फुलफिल कर रहे ताकि वो दोनों एक दूसरे की हेल्प ले, सिंक्रोनाइज्ड रहे। तो ये एबायोटिक फैक्टर्स नहीं प्रेजेंट रहते इन द आर्टिफिशियल, हम लोग डालते हैं, ठीक है। बट नेचुरल में ऐसा नहीं है, एक कुछ मगजमारी नहीं है इसमें। कैसा फॉरेस्ट, फिर पॉन्ड, लेक, ये सारे में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब डेजर्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है सनलाइट, सैंड, कैमल, ये सारे एबायोटिक बायोटिक ऑलरेडी प्रेजेंट है और खुशी से रह रहे, ठीक है। ये सारे में हम लोग के एफर्ट्स नीडेड नहीं है। बट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम भी उसको बोलते हैं, और उसमें हम लोग नहीं बनाया ना, गार्डन हम लोग ने बनाया, फिर ये क्रॉप फील्ड हम लोग ने बनाया, जू हम लोग ने बनाया, ये सब कुछ हम लोग करना पड़ता है। प्लांट्स उगाने पड़ते हैं, झाड़ उगाने पड़ते हैं, ये जिराफ विराफ को लेके आना पड़ता है, तो ही बच्चे आएंगे देखने के लिए, वाह वाह कितना अच्छा जू है। तो हम लोग को एफर्ट्स नीडेड है, हम लोग करना पड़ता है। ये आर्टिफिशियल हो गया। अब दूसरा आपको फूड चेन याद रखना है। यार फूड चेन क्या होता है? फूड चेन इजी है। चेन एक सिक्वेंशियल पैटर्न में आप देखोगे कि ये ऑर्गेनिज्म इसको खा रहा है, ये ऑर्गेनिज्म इसको खा रहा है, टॉम जेरी को खा रहा है, ये सब कुछ चलता रहता है इसमें। तो इसमें क्या होगा? इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच ईच क्रिएचर ईट्स द वन बिलो इन इट्स सीरीज। तो उसके नीचे जो होगा वो उसको खाएगा। जैसे कि प्लांट सबसे नीचे आएंगे, प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर सबसे नीचे, प्रोड्यूसर को ऊपर खाने वाला हर्बीवोर रहेगा, हर्बीवोर को कौन खाएगा? कार्निवोर खाएगा। तो जो ऊपर रहेगा वो नीचे वाले को खाएगा। बेसिकली ये कहना चाहते हैं ये डेफिनेशन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, मेज एक प्रोड्यूसर है, राइट। प्लांट कोई भी ग्रीन प्लांट ले लो, वो एक प्रोड्यूसर रहेगा। फिर उसको कौन खाएगा? कोई इंसेक्ट खाएगा, लोकस्ट। अब लोकस्ट क्या हो जाएगा? इट विल बी अ प्राइमरी कंज्यूमर। देखो 3 कंपोनेंट्स आते हैं, कोई भी फूड चेन ले लो, 3 कंपोनेंट्स आएंगे। फर्स्ट विल बी प्रोड्यूसर जो खुद एनर्जी लिया है, उसने खुद खाना बनाया है और वो एनर्जी उसको कहां से मिला है? सनलाइट के थ्रू मिला है, ठीक है। फर्स्ट ट्रोफिक लेवल, यहां से स्टार्ट करना है हमेशा। फर्स्ट ट्रोफिक लेवल यहां से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि ये प्राइमरी है तो हाँ ये फर्स्ट ट्रोफिक लेवल, ऐसा नहीं। ये सिली मिस्टेक हो रही है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। दिस विल बी द फर्स्ट ट्रोफिक लेवल। फिर सेकंड ट्रोफिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर। अब एक बार प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर ने तो खुद प्रोड्यूस कर दिया फूड। अब दूसरे जो भी आएंगे वो सारे हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन वाले आएंगे। ये वाला ऑटोट्रोफिक ना, खुद खाना बनाया। अब ये वाले यहां से जो शुरू होगा, ये सारे हेट्रोट्रोफिक और ये सारे कंज्यूमर्स होंगे। तो 3 टाइप के कंज्यूमर होंगे। फर्स्ट है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्शरी। तो फर्स्ट वाला कौन होगा? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर फीड्स ऑन प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। उसके बाद क्या आएगा? इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद में टर्शरी कंज्यूमर। तो टर्शरी कंज्यूमर के बाद में कौन होगा? डिकम्पोजर्स होगा। तो डिकम्पोजर्स ही रहा। तो डिकम्पोजर ऐसा नहीं है कि टर्शरी कंज्यूमर को ही खाएगा, कहीं पे भी खा सकता है। डिकम्पोजर को सिर्फ डेड एंड डीके मैटर दिखना चाहिए, फिर वो प्लांट्स हो या कोई भी कंज्यूमर हो, वो उसके ऊपर अटैक कर देगा। सिर्फ उसको डेड एंड डीके मैटर दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये एक फूड चेन बन गई। अब नेक्स्ट आता है फूड वेब। वेब नाम से ही समझता है कि यार इसमें जंजाल रहेगा। इसमें आप नहीं देख रहे हो कि एक सीक्वेंस लीनियर पैटर्न नहीं दिख रहा है, इसमें एकदम जंजाल है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इसी को खाएगा। फूड चेन में ऐसा था ना कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ इसी को खाएगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। बट क्या ऐसा असल जिंदगी में होता है? नहीं होता है, सब मोह माया है। असल जिंदगी में फूड वेब होता है। अगर ऐसा उसने थिंकिंग रखा कि नहीं मैं तो सिर्फ इसी को खाऊंगा, नहीं तो मैं भूखा रहूंगा, तो फिर वो भूखा रह के मर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं चलेगा। एंड दैट इज व्हाई इट हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, और उसी को हम बोलते हैं फूड वेब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्री है, प्रोड्यूसर है, फिर डियर होगा। डियर ठीक है, डियर डिपेंड हो रहा है स्नेक के ऊपर, और उसके ये स्नेक कौन सा रहेगा? वो वेनमस नहीं रहेगा, वो नॉन वेनमस स्नेक डियर को खा सकता है। तो ये इसको खा लिया, और फिर इसमें देखो यहां से ये कंटिन्यू हो रहा है, बट साथ ही साथ दूसरी फूड चेन भी यहां से ज्वाइन हो रही है, राइट। तो एक ही कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर के साथ, बहुत सारे कंज्यूमर्स के साथ एक ही टाइम पे डिपेंडेंट है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ फूड वेब।
तो फूड वेब को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ नेचुरल इंटरकनेक्शन, इट इज अ नेचुरल वर्ड आना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा कुछ योगदान नहीं है। हम नहीं मिलवा रहे कि यार स्नेक तू इधर जा तू इधर जा, वो लोग खुद आपस में, खुद की चॉइस है, खुद ही वो लोग ने वेज ढूंढे हैं कि मैं इसको भी खा सकता हूँ इसको भी खा सकता हूँ। इट इज अ नेचुरल वे, ठीक है, नेचुरल इंटरकनेक्शन है ऑफ फूड चेन्स एंड अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट ईट्स व्हाट, कौन किसको खाएगा, दैट बेसिकली इज अ फूड वेब। अब फूड पिरामिड इजी है, पिरामिड, तो यही जो फूड चेन हमने ड्रॉ की ना उसको पिरामिड वे में बना दो, दैट इज फूड पिरामिड। अब फूड पिरामिड से आपको कौन सी चीज समझेगी? इट विल बी एनर्जी, कितनी एनर्जी जा रही है आफ्टर ईच ट्रोफिक लेवल। तो ये फर्स्ट ट्रोफिक लेवल है, प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रोफिक लेवल है। दूसरा क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। फिर क्या होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। तीसरा क्या होगा? टर्शरी कंज्यूमर, राइट। आफ्टर ईच ट्रोफिक लेवल देयर इज एनर्जी लॉस। आपको एक लॉ समझना है, दैट इज 10% लॉ। ये 10% लॉ क्या बोलता है बच्चों? हर एक ट्रोफिक लेवल के बाद में देयर इज एनर्जी लॉस, और जितनी ट्रांसफर होती है दैट इज ओनली 10%। कि प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर सिर्फ 10% एनर्जी जा रही है। अब कैसे हो रहा है हम लोग डिटेल में देखते हैं, चलिए। तो फूड पिरामिड तो हमने समझ लिया, ये ठीक है। अब प्रोड्यूसर से स्टार्ट करते हैं। प्रोड्यूसर ने एनर्जी गेन की फ्रॉम द सनलाइट, उसको सनलाइट से एनर्जी मिली। अब उसको एनर्जी मिल गई, कितनी मिली उसको? 1000 जूल एनर्जी मिली। अब ये 1000 जूल एनर्जी प्रोड्यूसर के अंदर है, पौधे के अंदर है। उसको खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर उसके आजू बाजू घूम रहा है और उसने खा लिया प्रोड्यूसर। तो जो भी उसके अंदर एनर्जी थी अब किसके अंदर जाएगी? वो डियर के पास जाएगी, दैट विल बी प्राइमरी कंज्यूमर। अब उसके अंदर कितनी एनर्जी जाएगी? सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी। अब इसके अंदर 1000 थी ना, तो इसका 10% विल बी ओनली 100। तो सिर्फ 100 जूल गई फ्रॉम द फर्स्ट ट्रोफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रोफिक लेवल। आप समझ रहे हो? 90% ऐसे ही वेस्ट चला गया, ऐसे ही वेस्ट। तो ट्रांसफर कितना होता है ये आपको याद रखना है। ट्रांसफर कितना होता है? सिर्फ 10%। अब डियर के अंदर 100 आ गया, 100 जूल आ गया। अब इसका भी 10% ही सिर्फ नेक्स्ट ट्रोफिक लेवल में जाएगा। इसके पास 100 है, इसका 10% कितना होता है? इसका 10% 10 होगा। तो अभी लायन के पास कितनी एनर्जी गई? सिर्फ और सिर्फ 10%। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? क्या एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है? यस, 100% इट इज यूनिडायरेक्शनल। आपने ये पूरे फ्लो चार्ट में देखा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डियर ने बोला यार थोड़ा एनर्जी ले ले, मेरे को 100 नहीं चाहिए, मेरे को 90 ही चाहिए, 10 तेरा डिस्काउंट, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जितना एनर्जी उसको मिला फ्रॉम द ट्रोफिक लेवल जो उसके नीचे है उतना उसको लेना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो देखा जाता है क्योंकि रिवर्ट बैक नहीं होता, रिवर्ट बैक ऑफ एनर्जी इज नॉट सीन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों ऐसा देखा जाता है कि हर एक फूड चेन में ना 5 से 6 मैक्सिमम उतना ही देखा जाता है ट्रोफिक लेवल, क्यों उससे ज्यादा नहीं? क्योंकि शॉर्टेज देखी जाती है एनर्जी की। आप देख रहे हो यहाँ पे हर एक ट्रोफिक लेवल के बाद में लॉस 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 लॉस। तो यहाँ पे इसके पास तो सिर्फ 10 जूल बची है, बेचारे के पास 10 जूल बची है। अभी इसका 10% क्या ही देगा वो? नेक्स्ट ट्रोफिक लेवल बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो क्यों नहीं बनता है? क्यों 5 से 6 ट्रोफिक लेवल के बाद में उसको स्टॉप करना पड़ता है फूड चेन? यही कारण है कि जैसे जैसे आगे आगे जाओगे एनर्जी खत्म हो जाएगी, एनर्जी का भंडार ही नहीं है, खत्म, स्टॉक ही खत्म। तो आगे कैसे ट्रोफिक लेवल बनाओगे? तो ट्रोफिक लेवल क्यों नहीं हो रही है? आंसर ये लिखना है, क्योंकि देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी बचती ही नहीं है जब तक ये यहां तक आता है, लास्ट ट्रोफिक लेवल तक आता है, तब तक एनर्जी खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर से सुंदर सा दृश्य आया है। अभी हम लोग पढ़ेंगे बायो अक्यूमुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायो अक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन। अब अक्यूमुलेशन फिर से समझते हैं टर्म से। बायो अक्यूमुलेशन मतलब कुछ तो कुछ अक्यूमुलेट हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो तालाब है, ये तालाब के अंदर ना कुछ टॉक्सिन्स आ गए हैं, इसके अंदर ना कुछ केमिकल्स, कुछ टॉक्सिन्स आ गए हैं। कोई ना कोई फैक्ट्री थी आजू बाजू, तो उसने गंदा पानी, केमिकल्स वाला पानी ऐसे ही छोड़ दिया। तो वो छोड़ दिया तो उसके अंदर तो एक्वेटिक एनिमल्स थे, वो एक्वेटिक एनिमल्स में फिशेस थी बेचारी। तो ये फिश फर्स्ट डे में गए, थोड़ा सा ये रेड कलर मतलब टॉक्सिन है उसके अंदर, इतना टॉक्सिन पेट में जमा हो गया। अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ना, आप देखोगे कि टॉक्सिन लेवल भी बढ़ रहा है, राइट? टॉक्सिन लेवल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 100 डे पे तो भाई पूरी फिश पूरा टॉक्सिन से भर गई है वो,
तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, अक्यूमुलेशन भी बढ़ रहा है। So what is bioaccumulation? Bioaccumulation is a gradual accumulation of substances. Substances accumulate होते जा रहे हैं उसके पेट में, उसके बॉडी में, such as pesticides या other chemicals in an organism. तो उसी को हम बोलते हैं बायोअक्यूमुलेशन। अब उसी का रिलेटेड कॉन्सेप्ट है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन में भी बच्चा यही होता है। फिर से ये फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, सारा गंदा पानी ऐसे ही दे दी उसने, ऐसे ही लेक पॉन्ड में उसने डाल दिया, रिवर में डाल दिया, तो ये सारा लाल लाल क्या है, टॉक्सिन है, केमिकल है। अब इसके अंदर भी फिशेस तो रहेगी, तो ये फिशेस के बेचारे के पास तो यार कोई चॉइस ही नहीं है, तो सारा टॉक्सिन केमिकल उसके पेट के अंदर चला गया। यहाँ पे अभी 3 मॉलिक्यूल्स है एक एक फिश के अंदर। अब ये 3 मॉलिक्यूल वाली फिश है, उसके अंदर है, वो तैर रही थी, उसको दिख गया अपना प्रीडेटर, बड़ी फिश आ गई, तो वो बड़ी फिश उसको खा गई। ठीक है, ये वाली जो फिश थी ये इसको खा गई, तो ये वाली फिशेस के अंदर जो टॉक्सिन था ये इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। अब ये इसका पेट बड़ा है ना, तो ये ज्यादा फिशेस खाएगी ना, एक फिश से तो उसका पेट नहीं भरेगा, तो ये दोनों फिशेस खा गई। तो अभी इसके अंदर 3 था, इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स थे, तो 3 + 3 6। ये सिर्फ मैं एनालॉजी के लिए समझा रही हूँ, ऐसा असल में पूरा ऐसा मॉलिक्यूल काउंट करते नहीं बैठना, बट क्यू मैग्नीफाई हो रहा है इसलिए मैं ऐसा समझा रही हूँ। यहाँ पे 3 है, इसमें 3 है, 3 + 3 कितना हुआ 6। तो अभी इसके अंदर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, यस और नो, यस बढ़ा ना, मैग्नीफाई हो गया। अभी ये वाली जो फिश है ये भी तैर रही थी, उसको एक बड़ी फिश ने खा लिया, तभी ये बड़ी फिश एक तो नहीं खाएगी ना, फिर से 2-3 फिश खाएगी क्योंकि इसका पेट बड़ा है, तो 2-3 फिश, अभी एक फिश में 6 है, ऐसी 2-3 फिश 18 मॉलिक्यूल्स भर गई, इसके अंदर कितने 18 मॉलिक्यूल्स। अब वैसे वैसे जैसे जैसे बड़ी बड़ी फिश खाती जाएगी, सबसे बड़ी फिश के अंदर तो भाई उसका पूरा पेट टॉक्सिन से ही भरा है, केमिकल से ही भरा है। अब इमेजिन करो ये वाली फिश आप खा रहे हो, तो आपके अंदर तो पूरा केमिकल से ही भर गया। तो आप समझ रहे हो, हर एक ट्रोफिक लेवल के बाद में टॉक्सिन लेवल बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट केमिकल इंक्रीजेस, और उसी को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच अ कंपाउंड सच एज पोल्यूटेंट या पेस्टिसाइड या कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपको कि बायोमैग्निफिकेशन में बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का अक्यूमुलेशन होता है, मैग्निफिकेशन होता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। यू विल राइट नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल होता तो पेट में डिग्रेड हो जाता है ना, बट नहीं होता है, ये ऐसे का ऐसा पड़ा रहता है और ट्रांसफर होता जाता है टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो इट इज फॉर श्योर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, और ऐसे ऐसे एक्यूमुलेट होता जाता है एंड इंक्रीजेस इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन द टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स जैसे जैसे वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बायोमैग्निफिकेशन। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या है ये ओजोन लेयर, क्या है समझते? तो ये बच्चे के जैसे आपको तो नहीं होगा ये क्वेश्चन, बट ये बच्चे को है तो आंसर कर लेते हैं व्हाट इज ओजोन। तो ओजोन क्या होता है? ओजोन एक लेयर होती है जो अर्थ सरफेस के अराउंड एक प्रोटेक्शन जैसा एक्ट करती है। अब प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? किस चीज से प्रोटेक्शन चाहिए? ये सूरज की किरणों से प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, तो ये ओजोन क्या है? टॉप लेयर है जो प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है। और किस चीज से दे रही है? ये सूरज की किरणों से प्रोटेक्शन दे रही है, क्योंकि सूरज की किरणें सिर्फ अच्छी नहीं होती, उसके अंदर यूवी रेडिएशन होता है, यूवी लाइट होता है। तो ये यूवी रेडिएशन बहुत गंदा होता है। क्यों गंदा होता है? क्योंकि ये स्किन कैंसर कॉज कर सकता है। तो यूवी रेडिएशन अपना डीएनए अपने डीएनए में म्यूटेशन ला सकता है, पूरा डीएनए बर्बाद कर सकता है। और दूसरा है कि स्किन कैंसर ला सकता है, स्किन कैंसर, फिर स्किन का बर्न हो जाना, ये सब कुछ चीजें देखी जाती है, कैटरैक्ट, ये सारी चीजें देखी जाती है ड्यू टू यूवी रेडिएशन। तो ये तो बहुत गंदी बात है ना, तो इससे प्रोटेक्शन नीडेड है कि नहीं? यस, ऑफ कोर्स इट इज नीडेड। तो ओजोन लेयर बहुत अच्छी लेयर होती है। अब बच्चे को फिर से कंफ्यूजन हुआ कि यार ओजोन बना कैसे, ओजोन कैसे बना? तो ओजोन कैसे बनेगा? तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स तो भर भर के रहते हैं, राइट? O2 के फॉर्म में रहता है ना, O2 ऑक्सीजन गैस। तो ये O2 के फॉर्म में थे मस्त एटमॉस्फेयर में, बट अचानक से यूवी रेडिएशन आ गया। तो यूवी रेडिएशन ने ये दोनों का बंधन तोड़ दिया। तो ये अलग अलग हो जाएंगे।
राइट, ये ऑक्सीजन अलग, ये ऑक्सीजन अलग, तो ये सिंगल सिंगल ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में था, यूवी रेडिएशन आया तो ये O अलग, इसको ब्रैकेट में डाल देना क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन है, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम है। अब ये हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम है तो ये ढूंढेगा ना, मुझे किसी के साथ तो रिएक्ट करना है, मुझे किसी के साथ तो रिएक्ट करना है, तो उसको आजू बाजू सिर्फ O2 ही मिलता है रिएक्ट करने के लिए। तो ये अकेला O है, ठीक है, उसके सामने सारे क्या है, O2। तो ये अकेला O और O2 क्या बनेगा, O3 बनेगा, एंड दैट इज नथिंग बट ओजोन। समझ रहे हो, तो इससे बनता है ओजोन। तो ये अकेला O था, नेसेंट ऑक्सीजन था, ये O2 के साथ रिएक्ट कर गया टू फॉर्म ओजोन, दैट इज O3। तो ऐसे बनता है ओजोन लेयर। बट ये ओजोन लेयर को भी खतरा होता है, किन चीजों का खतरा, CFC का खतरा, विच इज नथिंग बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के सोर्सेस पूछे जाते हैं इन एग्जाम, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन चीजों से रिलीज किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेफ्रिजरेटर, दूसरा होता है AC, फिर एरोसोल स्प्रे, ये सारी चीजों से निकलता है CFC, और ये CFC जाता है ओजोन लेयर के पास और ओजोन लेयर में होल लाता है, एंड दैट इज व्हाई, अगर देखो ये ओजोन लेयर है, इसके इधर बीच में मैंने एक होल डाल दिया बिकॉज CFC रिलीज हुआ, तो वहां पे तो देयर इज नो ओजोन लेयर, तो जब भी सूरज की किरणें आएगी तो ये तो पास ऑन हो जाएगी ना फ्रॉम दैट होल, तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो अर्थ सरफेस के उधर जो भी है, जो भी कॉन्टिनेंट है, वहां पे तो डायरेक्ट जा रहा है यूवी रेडिएशन, तो वहां के लोगों को कितना सारा कैंसर, सब कुछ बीमारी होगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड कि ये जो भी है CFC रिलीज हो रहा है ना ये सारी सोर्सेस से, तो हमको कम करना चाहिए, हमारे वजह से ये सारी चीजों का नहीं होना चाहिए नुकसान, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कि AC, रेफ्रिजरेटर जितना यूज हो उतना ही यूज करना चाहिए, ठीक है। एंड इसलिए ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, दैट इज ओजोन डिप्लीशन, क्योंकि CFC क्या कर रहा है, ओजोन के अंदर होल ला रहा है, ओजोन लेयर में होल ला रहा है, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज ओजोन डिप्लीशन। तो हो गया, थैंक यू। तो आज कर लिया हमने फटाफट सीरीज का लास्ट चैप्टर था, दैट इज अवर एनवायरमेंट, एंड दैट इज ऑल्सो डन। तो हल्के में नहीं लेना, ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, बहुत स्कोरिंग है, तो छोड़ना नहीं है ये चैप्टर को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।